नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डी से, डी फॉर डिमांड फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से है, d इज इक्वल टू एफ ऑफ p, यानी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ p। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ना मार्जिनल डिमांड बताइए। तो मार्जिनल डिमांड आप बताएंगे कैसे, क्या आपको पता है? अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा तब तो आप बता सकते हो कि मार्जिनल डिमांड कैसे निकालना है, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सुनिए, अगर आपको बोला जाए कि आप ना मार्जिनल डिमांड निकाल करके बताओ तो कैसे फाइंड आउट करोगे? MD मतलब मार्जिनल डिमांड। चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, मार्जिनल डिमांड। तो आप कैसे बताएंगे? ये जो आपका डिमांड है ना, इसको आप कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी कि DD अपॉन DP। ओके, क्या करेंगे हम? देखिए, आपको डिमांड दिया गया है, पूछा गया वहां पे मार्जिनल डिमांड, तो क्या करोगे? डिमांड को कर दोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ p। जैसे यहाँ पे है y इज इक्वल टू, और x के टर्म में कुछ भी रहता है 4x, तो हम क्या करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे ये x के टर्म में है, राइट। उसी तरीके से अगर आपका डिमांड p के टर्म में है तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वो क्या याद रखना, हमेशा जहां पे भी मार्जिनल आया, क्या आया, मार्जिनल, वहां पे आपको करना है डिफरेंशिएट। इसको तो एकदम दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मार्जिनल सप्लाई, तो सप्लाई को कर दो डिफरेंशिएट। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जाए तो रेवेन्यू को कर दो डिफरेंशिएट। मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाए तो कॉस्ट को कर दीजिए डिफरेंशिएट। समझ में आ रहा है? जहां पे भी ये मार्जिनल शब्द आया, यानी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो आप बता सकते हो ना, अगर डिमांड दिया गया, मार्जिनल डिमांड पूछा गया, तो आप बता सकते हो, क्या कर दोगे, डिमांड को डिफरेंशिएट कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सप्लाई की बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पे सप्लाई को डिनोट किया हमने S से। ठीक है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे G लिखते हैं, यहाँ पे F लिख चुके हैं ना, इसीलिए G। ठीक है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ P। ओके, इस तरीके से आपको सप्लाई दिया गया है और आपसे बोला कि आप ना मार्जिनल सप्लाई बताइए। क्या बताइए? मार्जिनल सप्लाई। तो कैसे बताएंगे? क्या बोला था मैंने, मार्जिनल आया तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम इस S को कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे, P, यानी क्या आ जाएगा, DS अपॉन DP। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अब हम किसकी बात करेंगे, तो कॉस्ट की बात करेंगे, टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट, इसको हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, C इज अ फंक्शन ऑफ X। अब ये X का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि क्वांटिटी। ओके, तो आपको इस तरीके से कॉस्ट दिया गया है और आपसे पूछा गया कि आप मार्जिनल कॉस्ट बताइए, तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए मार्जिनल कॉस्ट बताओ, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस C को डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू X। समझ में आया? इस तरीके से। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया गया है इस तरीके से, C और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में M लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालोगे? अगर कॉस्ट दिया गया, मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया, तो क्या करेंगे, कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, हमको मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं, वो क्या, एवरेज कॉस्ट। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज कॉस्ट बताओ, एवरेज कॉस्ट, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं C और A, इसका मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अगर आपसे एवरेज कॉस्ट पूछा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, बस मार्जिनल आया तभी डिफरेंशिएट करना है, एवरेज आया तो डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, कॉस्ट कितना है आपका, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्या आएगा, X आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। C मतलब टोटल कॉस्ट और X मतलब नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा। ओके, क्लियर है ना, समझ आ रहा है? अच्छा, ये कैसे आया, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। समझिए कि यहाँ पर आपको
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 करके दिए गए, ठीक है। अब मैं आपको आपसे पूछती हूँ कि आप ना इसका एवरेज बताइए। तो कैसे एवरेज निकालेंगे बताइए? इन तीनों को हम कर देंगे प्लस इस प्रकार से और डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ये कितने हैं? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन हैं तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, राइट। ऐसे ही हमको एवरेज मिलता है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे ना वही की है। देखिए टोटल कॉस्ट कितना, इतना है। कितने आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं? एक्स नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स नंबर ऑफ आइटम्स। देखो ये टोटल, इसका पूरा टोटल, ठीक है। और कितने थे? 3 थे, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट इतना, कितने प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? एक्स। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो अगला हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। चलिए यहीं पे देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू आपको कैसे मिलता है पता है आपको? सुनिए, P इंटू डी, P फॉर प्राइस, D फॉर डिमांड। इसी तरीके से आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा ना। मतलब कोई चीज़ आप बेच रहे हो, उसका जितना प्राइस है और जितना डिमांड किया जा रहा है, मतलब जितना सामान आप बेच रहे हो, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको आपका रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? आपके पास कितना पैसा आया, ठीक है। तो आपके पास कितना पैसा आएगा? प्राइस इंटू डिमांड, ओके। उस गुड्स का प्राइस और उसका जितना डिमांड रहेगा वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अब आपसे पूछा जाए कि आप ना एवरेज रेवेन्यू बताओ। क्या पूछा गया आपसे? एवरेज रेवेन्यू। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि यहाँ पे मैंने मार्जिनल रेवेन्यू क्यों नहीं लिखा? तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ, अगर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया तो आप क्या कर दोगे? रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है। चलिए एवरेज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर और यहाँ पर ए, थोड़ा नीचे लिखते हैं आर और ये ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन, अभी अपॉन में क्या आता है? क्या आता है इसमें? डी आता है, डिमांड, ओके। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या है? आर इज इक्वल टू पी इंटू डी। तो आर के प्लेस पे हम पी इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है? डी। अब क्या होगा? क्या होगा? डी से डी कैंसिल, बचा क्या? पी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। समझ में आया? हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू क्या आया? लास्ट में हमको क्या मिला? पी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू भी देख लिया। अब हमको यहाँ पे लास्ट बस एक और टॉपिक देखना है, वो क्या? टोटल प्रॉफिट। अब समझिए आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट? अच्छा आप ही सोचिए ना, प्रॉफिट हमको कैसे मिलता है? आपने पहले सीखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं रेवेन्यू और यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात करूँ, मतलब इन दोनों को लेकर के, तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। क्या होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वही है ना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या? आप जितना सेल करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा, यानी वो आपका क्या हो गया जी? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? कॉस्ट, वही ये टोटल कॉस्ट है ना। मतलब जितना उसका कॉस्ट बनाने में आपको लगा रहेगा, जितना पैसा, वो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब होता क्या है? कोई सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको बनाने में कितना खर्चा आया, वो आपका क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। और रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि उस सामान को जब आपने बेचा तो आपके पास कितना पैसा आया, ठीक है, वो होता है आपका रेवेन्यू। तो अगर आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए तो कैसे निकालोगे? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला, ओके। तो अभी के लिए बस आपको इतना ही सीखना है। कितना मैंने बताया? 1 2 3 4 और ये 5, बस 5 ही चीजें मैंने बताई है, ज्यादा नहीं बताई है। अभी आगे भी है कुछ बेसिक कंसेप्ट इलास्टिसिटी का, तो वो हम लोग अगले वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस हम इतना ही देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके सम्स है, जैसे कि
एक्सरसाइज 4.4 में जो स्टार्टिंग के सम्स है ना वो सभी बेस्ड हैं इन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग के सम्स हम लोग कर लेंगे और फिर जब इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आएगा ना तब मैं आपको उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी समझा दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही देखिए, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। वैसे ये सारी चीज़ें आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखी है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ भी मैंने नया नहीं बताया है, कुछ कुछ नया है, थोड़ा बहुत नया है, बाकी सब तो पुराना ही है। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज डी इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आपको यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया गया है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आप कैसे बताएंगे? क्या आपको एक्सरसाइज 4.2 याद है? उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि नहीं, वहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया रहता था, आपको ये बताना रहता था कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग है। तो हम क्या करते थे, उस फंक्शन को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते थे। अगर उसका वैल्यू लेस देन 0 आता था यानी वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, वैसे आपको याद होगा अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 किया होगा तो, और उसको करके ही आना, ठीक है, क्योंकि वो जो आपका एक्सरसाइज है ना उसके कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे, इसीलिए एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के बाद ही यहाँ पे आइएगा। ये आपका है एफ ऑफ एक्स, हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने पे अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो हम क्या कहते थे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ये आपका डिमांड फंक्शन है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग, ओके। तो चलिए फंक्शन को लिखते हैं, d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू p। यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी अपॉन डी पी विच इज इक्वल टू, अच्छा इसका डेरिवेटिव बताइए, डायरेक्ट करते हैं एक एक, जैसे हम लोग 3rd चैप्टर में कर रहे थे, डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिख के, वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करिए। 40 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, राइट, माइनस 5 अपॉन 8। अब p का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको याद है जब x रहता था तो इसका डेरिवेटिव हम क्या कहते थे, 1 कहते थे, लेकिन ये हम कब कहते थे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। x है और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है, 1 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, p, ठीक है, p को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू p, तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 1, ओके। मतलब यहाँ पे डी अपॉन डी पी क्या आया, माइनस 5 अपॉन 8 विच इज लेस देन 0, जो क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइनस 5 अपॉन 8 हमको मिला है ये क्या है, 0 से छोटा है। तो बताइए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, मोर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। ये तो लेस देन 0 है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम कि डी डी अपॉन डी पी इज लेस देन 0, सो दे आर फॉर, क्या लिखेंगे, डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीजिंग। समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखिए इसको, यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो प्राइस फंक्शन दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि फाइंड डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, यानी अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको डी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्राइस फंक्शन को लिखते हैं, p इज इक्वल टू 183 प्लस 120 डी माइनस 3d², ठीक है। ये आपका प्राइस फंक्शन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्राइस इज इंक्रीजिंग, यानी ये जो प्राइस फंक्शन है ना ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पे, डी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डी पी अपॉन डी डी,
इतना तो आपको समझता रहेगा ना। देखो ये डी के टर्म में है तो डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू डी, अपॉन में क्या आएगा, डी डी आएगा, राइट। अब 183 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, आपको पता है, प्लस 120 का 120 तो बाहर आ जाएगा, डी का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2d होगा, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, 2d। फिर इसको आगे करते हैं तो यहाँ पर 120 इंटू 1 करेंगे तो 120 माइनस 3 इंटू 2d क्या हो जाएगा, 6d, ठीक है। dp अपॉन dd क्या आया, dp अपॉन dd क्या आया, 120 माइनस 60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्राइस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिंस गिवन प्राइस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, गिवन प्राइस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर dp अपॉन dd, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ही बोला है ना, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dp अपॉन dd क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, राइट। dp अपॉन dd हमको क्या मिला है, इसको लिखिए 120 माइनस 6d विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब माइनस 6d को उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 120 इज ग्रेटर देन माइनस 6d उधर जाएगा तो प्लस 6d, अब 6 को इधर ले लीजिए तो 120 अपॉन 6 ग्रेटर देन d आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी 6 + 6, 6 2 12, यानी यहाँ पर क्या आया, 20 इज ग्रेटर देन d। अब इसको घुमा करके आप लिख दीजिए, कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखिए d, ये क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि d इज लेस देन 20, ओके। तो कैसे लिखेंगे, d इज लेस देन 20, मतलब d का वैल्यू क्या होगा, 20 से छोटा होगा, ओके। अब आप ही बताइए, क्या हमको ऐसा इंटरवल लिखने की ज़रूरत है, जैसे हम एक्सरसाइज 4.2 में लिखा करते थे, ऐसे जब भी हमको वैल्यूज़ मिलते थे, यहाँ पे क्या है, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब क्या, देखो समझिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 20 है, लेस देन 20 मतलब क्या, इधर आना चाहिए, राइट। तो हम इंटरवल के फॉर्म में इसको कैसे लिखते थे, इस प्रकार से, यहाँ पे 20 रहता था और यहाँ पे इन्फिनिटी रहता था, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन है ना, लेस देन है मतलब इधर आएगा, माइनस में आएगा। तो आप ही बताइए कि डिमांड कभी भी माइनस में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इतना ही लिखिएगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब डिमांड की बात आएगी ना तो आपको ऐसे ही करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम एक्सरसाइज 4.2 में लिखा करते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बस इतना ही लिखो कि ये जो डिमांड है ना वो क्या होगा, लेस देन 20, यानी 20 से छोटा होगा, निगेटिव तो ये कभी भी नहीं होगा, है ना। डिमांड कभी भी निगेटिव कैसे हो सकता है, आप ही बताइए ना। आप दुकान पे जाएंगे खरीदने के लिए तो क्या बोलेंगे, मुझे -2 ये चीज़ चाहिए, नहीं, माइनस में तो आप मांगेंगे नहीं, अगर मांगेंगे तो कुछ ना कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके मांगेंगे, है ना। तो डिमांड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिएगा आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। देखिए ये क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट। और आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, यानी अगर ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमको यहाँ पर x का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले ये कॉस्ट फंक्शन को लिखते हैं, c इज इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x², राइट। क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव बता दीजिए कितना होता है, 0 होता है, लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 600x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 600, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 माइनस 3 2 6x। तो देखिए dc अपॉन dx क्या आ गया, 600 माइनस 6x, राइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, यानी ये जो आपका फंक्शन है ना ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dc अपॉन dx क्या होगा, dc अपॉन dx इज लेस देन 0, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस द गिवन फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखिए गिवन कॉस्ट फंक्शन
इज डिक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो देयर फॉर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। अब डी अपॉन डी एक्स क्या आया है, 600 माइनस 6x विच इज लेस देन 0। माइनस 6x को उधर ले लीजिए तो 600 लेस देन 6x, ठीक है। 6 को इधर ले लीजिए तो 600 अपॉन 6 लेस देन x। 6 1 सा 6, यहाँ पे आ गया 100, यानी 100 इज लेस देन x। अभी इसको घुमा करके लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 100, यानी x के वैल्यूज क्या होंगे, ग्रेटर देन 100। क्या हमको ऐसा लिखना है, इंटरवल में नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आए ना तब आपको ऐसा करके लिखने की जरूरत नहीं है, जो हम इन्फिनिटी लिखते थे वैसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही लिखो, यही आपका क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसको भी लिखिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 4th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹180 + 4x। तो ये क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट, यानी कि C, यहाँ पर हम लिख देते हैं 180 + 4x, ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। आगे देखिए, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज P = 240 - x। यहाँ पर हम लिखते हैं P = 240 - x। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आता रहेगा, कौन सा, यहाँ पे बोला क्या है डिमांड फंक्शन और यहाँ पे दिया क्या है प्राइस फंक्शन। तो अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जितना डिमांड होगा उतना, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि P इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। ओके, x मतलब क्या, डिमांड। ओके, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं P इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। ओके, तो इसको समझना जरूरी था। फिर आगे देखिएगा, फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, और दूसरा कंडीशन क्या है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको x निकालना है जब रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरा केस क्या है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, मतलब दोनों भी इंक्रीजिंग ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस लेंगे, पहला वाला। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। ओके, तो आपको पता है रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, क्या बताया था मैंने, P × D, P फॉर प्राइस और D फॉर डिमांड, P × D। तो प्राइस कितना है, ये देखिए यहाँ पर 240 - x ब्रैकेट में। अब डिमांड क्या होगा, अभी बताया था, कितने आइटम्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, x नंबर ऑफ आइटम्स, जितने प्रोड्यूस किए जाएंगे उतना ही डिमांड होगा, है ना। जितना डिमांड होगा उतने ही आइटम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद से ये समझना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 240x हो जाएगा माइनस x², राइट। देखो x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 240x आया, x का मल्टीप्लाई x में किया तो माइनस x² आ गया। ओके, ये हो गया आपका रेवेन्यू। यहाँ पे क्या बोला है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dr/dx विच इज इक्वल टू 240x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 240, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dr/dx विच इज इक्वल टू 240 माइनस 2x, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। ओके, तो सुनिएगा ध्यान से, अगर रेवेन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dr/dx इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अभी dr/dx आया कितना है, ये देखिए यहाँ पे 240 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अभी माइनस 2x को उधर ले लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए 240 इज लेस देन, माइनस 2x को उधर लेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। अभी 2 को इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा 240/2 इज ग्रेटर देन x, कैंसिल करो, 2 1 2 2 2 4, मतलब क्या यहाँ पे आ गया 120 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x इज लेस देन 120। इसको हमने क्या कर दिया है, घुमा दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए x के वैल्यूज क्या होंगे, 120 से लेस होंगे, राइट। अभी आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर द रेवेन्यू इज क्या, यहाँ पे इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग
फॉर x इज लेस देन 120। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमने ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा केस क्या है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोला था रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो हमने रेवेन्यू निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड डाल के, क्या बोला है यहाँ पे, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो लिखिए प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पे एक और बात सुनिएगा, प्रॉफिट को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। ओके, इस तरीके से देखो, प्राइस को हमने पी से डिनोट कर दिया, तो प्रॉफिट को किससे करेंगे, प्रॉफिट को भी पी से डिनोट करेंगे, नहीं, तब तो सेम सेम हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे पाई से। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आर माइनस सी। ठीक है, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, रेवेन्यू कितना है, अभी अभी निकाला था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 240x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है क्या, देखते हैं, 240x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है, कॉस्ट फंक्शन कितना है, ये देखो 180 प्लस 4x, यहाँ पर लिखते हैं 180 प्लस 4x। क्या हमको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, यस ब्रैकेट में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 और माइनस प्लस माइनस 4x। ठीक है, आगे हो सकता है, तो देखिए 240x माइनस 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 236x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 180। ये हो गया आपका प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी पाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 236, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 236, एक्स का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट में 1 लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 180 का 0, यानी डी पाई अपॉन डी एक्स क्या आया, 236 माइनस 2x। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ओके, प्रॉफिट यानी कि पाई इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा, डी पाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अभी डी पाई अपॉन डी एक्स आया कितना है, 236 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, राइट। अभी इसके आगे क्या करेंगे, माइनस 2x को उस साइड ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में ही कर देती हूँ। देखो 236 इज ग्रेटर देन, माइनस 2x को उधर लिया तो प्लस 2x, 2 को अभी इधर ले लीजिए, तो 236 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x, कैंसिल करो, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, यानी 118 इज ग्रेटर देन x, राइट। अब इसको घुमा दीजिए, तो घुमाइए, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 118। समझ में आया आपको। अभी लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, इसका जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 118। समझ में आया आपको। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x। ये क्या है आपका लेबर कॉस्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबर कॉस्ट कितना है, 150 माइनस 54x। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रोसेसिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए,
प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज P इज इक्वल टू 10,800 माइनस 4x²। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्राइस फंक्शन है। ओके, प्राइस ऑफ ईच यूनिट, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस ऑफ ईच यूनिट, यानी यहाँ पे ना एक यूनिट का प्राइस दिया गया है। ओके, मतलब P कितना है 10,800 माइनस 4x²। ओके, आगे देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमको x के वैल्यूज बताने हैं, फॉर विच पहला क्या है, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, दूसरा क्या है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लेंगे। तो क्या है इसमें, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, राइट, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अब आप जरा सोचिए, क्या हमारे पास टोटल कॉस्ट है? नहीं, टोटल कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास लेबर कॉस्ट है और प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट मतलब C, लेबर कॉस्ट यानी ये देखो 150 माइनस 54x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब x², है ना, क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x², राइट। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dc अपॉन dx विच इज इक्वल टू 150 का डेरिवेटिव बता दीजिए 0 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, यानी dc अपॉन dx क्या आया, माइनस 54 प्लस 2x, राइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर सिंस, ओके, क्या लिखेंगे, सिंस टोटल कॉस्ट यानी C, ओके, इज डिक्रीजिंग। ओके, ये जो आपका टोटल कॉस्ट है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब क्या हुआ इसका कि dc अपॉन dx क्या होगा, लेस देन 0। ओके, अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ग्रेटर देन 0, ये क्या है, डिक्रीजिंग है ना, मतलब लेस देन 0। ओके, dc अपॉन dx कितना आया है, माइनस 54 प्लस 2x इज लेस देन 0, राइट। अभी एक काम करते हैं, माइनस 54 को उस साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए 2x इज लेस देन माइनस 54, उधर जाने के बाद प्लस 54, उसके बाद ये जो 2 है उसको उस साइड ले लीजिए। तो x इज लेस देन 54 अपॉन 2, कैंसिल कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 2 2 सा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 सा 14, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए x इज लेस देन 27। समझ में आया आपको, मतलब x के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, 27 से छोटे होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, क्या था यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ना, यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 27। ओके, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी अगला क्या है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर डालते हैं सेकेंड नंबर और लिखते हैं रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू क्या होता है, आपको पता है P इंटू डी, मतलब प्राइस इंटू डिमांड, राइट। तो प्राइस कितना है, ये देखिए यहाँ पे प्राइस फंक्शन दिया गया है 10,800 माइनस 4x², राइट। और डिमांड यहाँ पे क्या होगा, देखो कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, x यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, x नंबर ऑफ यूनिट्स आइटम्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिमांड, क्योंकि जितना डिमांड रहेगा उतना ही प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, अभी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800x माइनस 4x³, ये हो गया आपका रेवेन्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dr अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 10,800, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 इंटू x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x²,
है ना। फिर यहाँ पर 10,800 माइनस 4 3 12x स्क्वायर, राइट। ये हो गया dr/dx। यहाँ पे क्या बोला था, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, यानी dr/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सो therefore dr/dx इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो dr/dx क्या आया है, 10,800 माइनस 12x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब एक काम करते हैं, ये जो है ना इस टर्म को उधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, 10,800 इज ग्रेटर देन प्लस 12x स्क्वायर। अभी 12 को इधर ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,800/12 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, राइट। अब इसको कैंसिल करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि 12 9 से क्या होता है 108 होता है, और ये 2 0 यहाँ पे मतलब 900। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 900 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधे से लिखते हैं, x स्क्वायर इज लेस देन 900। ओके, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब एक काम करते हैं, 900 को हम इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस में है, इस साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, माइनस 900 इज लेस देन 0। ओके, अब ये जो 900 है इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए, x स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर विच इज लेस देन 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला आपको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस 30 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 30 इज लेस देन 0, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको याद है एक्सरसाइज 4.2 में जब भी ऐसा आता था तो हम लोग केस 1 और केस 2 लेते थे, है ना। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से करना है। सुनिए, यहाँ पर क्या है, x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 30 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो समझिए आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, तो आपका फाइनल आंसर निगेटिव कब होगा, जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तभी आपको निगेटिव में आंसर मिलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, अगर दोनों निगेटिव निगेटिव है तो माइनस में आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो माइनस में आंसर अगर आपको चाहिए तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए केस 1 लेंगे। केस 1 यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि x माइनस 30 क्या है, x माइनस 30 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 30 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो x माइनस 30 है ना, ये लेस देन 0 है, और ये जो x प्लस 30 है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो नीचे आ जाइए, मैं नीचे लिखती हूँ। देखिए क्या लिखा मैंने, x प्लस 30 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने ऐसा कंसिडर किया क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी हमको आंसर निगेटिव मिलेगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, x माइनस 30 इज लेस देन 0। अब माइनस 30 को उस साइड ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 30, एंड यहाँ पे क्या है, x प्लस 30 इज ग्रेटर देन 0। प्लस 30 को उधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 30। ओके, अब क्या करना है आपको पता है ना, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस 30 और यहाँ पर आ गया प्लस 30, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि x इज लेस देन 30। लेस देन 30 मतलब क्या, x का वैल्यू क्या होगा, 30 से छोटा, यानी इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस 30, यानी ग्रेटर देन माइनस 30 का मतलब क्या, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन है, यानी जो x के वैल्यूज होंगे ना वो माइनस 30 और 30 के बीच में होंगे, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और x इज ग्रेटर देन माइनस 30 और लेस देन 30, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस 30 एंड यहाँ पर 30। ओके, समझ में आया आपको। तो ये तो आपका केस 1 है। अभी हम लोग केस 2 लेंगे। इसमें क्या कंसीडर करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे केस 2 में, केस 2 इसमें क्या कंसीडर करेंगे, x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 0। देखो पहले इसको लेस देन 0 कंसिडर किया था, अभी इसको ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे। एंड x प्लस 30 इज लेस देन 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -30 को उधर ले लीजिए +30 एंड +30 को उधर ले लीजिए -30 हो जाएगा, राइट। अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये लीजिए ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -30 और यहाँ पर है +30, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30 मतलब क्या, इस साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन -30, लेस देन -30 मतलब क्या, x के वैल्यूज इधर आएंगे। तो यहाँ पे कहीं कॉमन पोर्शन आ रहा है क्या, बताइए, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता था तो हम क्या लिखते थे, x डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। यहाँ पे x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड 2, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, इन दोनों केसेस से हमको क्या मिला, यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू -30 और 30, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या होगा, -30 और 30 के बीच में होगा, राइट। अब याद रखिए यहाँ पर ये आपका x क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं, या तो होंगे ही नहीं, नहीं तो होंगे तो कुछ तो उनका नंबर होगा, माइनस में तो कभी नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, सो देयरफॉर x इज क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, यानी x इज लेस देन 30, ओके। x के वैल्यूज क्या होंगे, 30 से कम होंगे, माइनस में तो नहीं हो सकते, निगेटिव नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर अभी लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर क्या दिया था, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ओके, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 30, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स c इज इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴। ये क्या है आपका टोटल कॉस्ट, चलिए लिख देते हैं, c इज इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴, ओके। अभी हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड x के वैल्यूज हमको फाइंड करना है, फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बस कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, मैंने बताया था एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एवरेज कॉस्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं, C और यहाँ पर A, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, C/X। तो C कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपका C है, 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x⁴/x। अब क्या करोगे, तो देखो इसमें से ना x को कॉमन ले लो, ले लीजिए x को कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 47 प्लस 300, ये x² है, एक x बाहर जा चुका है, यानी बस यहाँ पे x आएगा, इसमें से एक x बाहर जा चुका है, मतलब x³ आएगा, राइट, अपॉन x x कैंसिल हो गया, यानी एवरेज कॉस्ट क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपका क्या आ गया, 47 प्लस 300x माइनस x³, ओके। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हमेशा क्या करते थे, पहले 1 और 2 लिखते थे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते थे, राइट। यहाँ पे हम पहले ही डिफरेंशिएट क्यों कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ही की बात की जा रही है, यानी दोनों जगह एवरेज की ही बात की जा रही है, एवरेज कॉस्ट की ही बात की जा रही है। वहाँ पे अलग अलग रहता था, प्रॉफिट रहता था, रेवेन्यू रहता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग और एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर पहला केस लेंगे इंक्रीजिंग वाला, उसके बाद डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। चलिए करते हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DCA अपॉन DCA अपॉन DX इज इक्वल टू 47 का डेरिवेटिव 0,
प्लस 300 x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, राइट। यानी DCA अपॉन DX विच इज इक्वल टू 300 इंटू 1, 300 माइनस 3x², राइट। अब हम लोग पहला और दूसरा केस लेंगे, मतलब ये जो पहला है इंक्रीजिंग और फिर बाद में डिक्रीजिंग, पहले ये वाला करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए फर्स्ट वन डाल के करते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एक काम करते हैं, मैं इधर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम पहला नंबर डाल के लिखेंगे, क्या बोला जा रहा है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सुनिए, अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर DCA अपॉन DX क्या होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये कितना आया है, यहाँ पर देखिएगा 300 माइनस 3x² लिखते हैं यहाँ पर, 300 माइनस 3x² इज ग्रेटर देन 0, माइनस 3x² को उधर ले लीजिए तो 300 इज ग्रेटर देन, प्लस 3x², 3 को इधर ले लीजिए, 300 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन x², कैंसिल करिए, यहाँ पे आ गया 100 इज ग्रेटर देन x², ठीक है। अब एक काम करते हैं, सीधा से करके लिख देते हैं x² इज लेस देन 100, 100 को इधर ले लीजिए, याद है ना पिछला वाला सम कैसे किया था, वैसे ही करना है, ओके। x² माइनस 100 इज लेस देन 0, ठीक है। अब x² माइनस 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इज लेस देन 0, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a² माइनस b² वाला। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इंटू x प्लस 10 विच इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, लेस देन 0। अभी लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कोई निगेटिव वैल्यू, है ना। अगर आप 0 के पीछे जाओगे तो आपको सारे निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना पड़ेगा, केस 1 और केस 2 लेना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट सम में लिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो केस 1 और केस 2 लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं केस 1, इसमें हम कंसिडर करेंगे कि x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0 और इसको लेस देन 0, ओके। यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 10 इज लेस देन 0। अब x इज ग्रेटर देन माइनस 10 को उधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस 10, एंड यहाँ पर x इज लेस देन माइनस 10, ठीक है। अब आप ड्रॉ कर लो नंबर लाइन, ये लीजिए हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये है आपका माइनस 10, ये है आपका 10। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, x इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या, 10 से बड़े वैल्यूज, और यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन माइनस 10, लेस देन माइनस 10 का मतलब क्या, x से सभी माइनस 10 से सभी छोटे वैल्यूज। तो यहाँ पे कहीं आपको कॉमन पोर्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो पहला केस था, अभी दूसरा केस लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं केस 2, इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि x माइनस 10 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन, माइनस 10 को उधर ले लीजिए, प्लस 10 एंड x इज ग्रेटर देन, प्लस 10 को उधर लिया तो माइनस 10, ठीक है। ये है आपका नंबर लाइन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, x इज लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या, x का वैल्यू क्या होगा, 10 से छोटा, मतलब इधर। यहाँ पे क्या, x इज ग्रेटर देन माइनस 10, माइनस 10 मतलब ग्रेटर देन माइनस 10 मतलब इधर, ओके। तो कॉमन पोर्शन ये आपको मिल रहा है, राइट। यानी आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखोगे माइनस 10 और 10, यानी x के वैल्यूज क्या होंगे, इन दोनों के बीच में ही होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आपको पता है, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। हमको केस 1 और केस 2 से क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस 10 और 10, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ओके। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी निगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि x कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, x कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर
सो देयरफॉर x इज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x इज लेस देन 10, यानी x के वैल्यूज क्या होंगे, तो 10 से छोटे होंगे। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे आंसर लिख दीजिए लास्ट में, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज, क्या था यहाँ पे, इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 10। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो पहला वाला था, इंक्रीजिंग था, अभी डिक्रीजिंग वाला भी हमको करना है। तो चलिए आप इसको देखिए, उसके बाद हम लोग डिक्रीजिंग वाला भी करते हैं। देखिए इसी में मैं आपको बताती हूँ कि डिक्रीजिंग वाला आप कैसे करोगे। यहाँ पर लिख दो 2, क्या लिखेंगे, सिंस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ओके। तो अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर dCA/dx क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब यहाँ पर ये हर जगह इस तरीके से हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन होगा। बाकी सब तो सेम रहेगा ना, आपको पता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² इज ग्रेटर देन 10, फिर 10 को 100 को इधर लेंगे तो x² - 100 इज ग्रेटर देन 0, ओके, ऐसा हो जाएगा। फिर ये जो 100 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपको पता है, कौन सा वाला, ये वाला, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, राइट। तो यही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ये है आपका a², ये है आपका b², तो क्या हो गया, a - b और a + b, राइट। ये हमने लिख दिया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेंज करते हैं साइन, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव नंबर्स कब मिलेंगे, समझिए आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनमें ना मल्टीप्लिकेशन है, यानी इस तरीके से 2 नंबर्स हैं आपके पास, 1 × 1, ठीक है। अब आपको पॉजिटिव में आंसर चाहिए, तो आपको पॉजिटिव में आंसर कब मिलेगा, जब ये दोनों होंगे निगेटिव या फिर ये दोनों होंगे पॉजिटिव, तभी आपको पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या आपको पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, नहीं, निगेटिव में आंसर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम केस 1 और केस 2 लेंगे। पहले केस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो आपका x - 10 है ना, ये आपका ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये पहले केस में। और दूसरे केस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि दोनों के दोनों निगेटिव है, ठीक है, समझ में आया। चलिए करते हैं, यहाँ पर केस 1 लिखा है तो क्या कंसिडर करेंगे, x - 10 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 को उधर लिया तो +10, x इज ग्रेटर देन +10 एंड +10 को उधर लिया तो -10 हो गया, और यहाँ पे बस साइन चेंज कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन -10, ओके। अब यहाँ पे हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं यहीं पे करती हूँ, ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 10, ये हो गया -10। यहाँ पे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या, 10 से ज़्यादा। ये क्या है, x इज ग्रेटर देन -10, ग्रेटर देन -10 का मतलब क्या, -10 से बड़ा, यानी इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा, ओके। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या है, 10 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और कहाँ तक जाएगा हमको ये नहीं पता, क्योंकि ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, राइट। तो यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी, ओके, समझ में आया आपको, इस तरीके से करना है। अगला केस 2, इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि x - 10 इज लेस देन 0, और इसको भी कंसिडर करेंगे x + 10 इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 उधर जाने के बाद +10, और यहाँ पर +10 उधर जाने के बाद -10 हो जाएगा, राइट। अभी फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया, ये है आपका 0, ये है आपका 10, ये है आपका -10। यहाँ पे क्या लिखा है, x इज लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या, इधर, और x इज लेस देन -10, लेस देन -10 का मतलब क्या, इधर, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन आपको यहाँ से मिल रहा है, मतलब -10 से छोटा, राइट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो x बिलोंग्स टू,
ये कहाँ तक जाएगा हमको ये नहीं पता, क्योंकि इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या लिखेंगे -10। समझ में आए इस तरीके से। अब उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताती हूँ, पूरा मैं मिटा देती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 x बिलोंग्स टू, पहला क्या मिला है 10 और फिर इन्फिनिटी, और दूसरा क्या है यहाँ पर लिखते हैं और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और -10, ठीक है। अब हमको पता है x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस x कैन नॉट बी निगेटिव, x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, x कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, सो देयरफॉर x इज क्या था ग्रेटर देन 10। ओके, x के वैल्यूज क्या होंगे 10 से ग्रेटर होंगे। लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन का लिखा था, क्या लिखेंगे कि एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 10। ओके, यहाँ पर आपका ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन था, मतलब एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग वाला, ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इतने का ही बेसिक हमने देखा है, ठीक है। अभी जो आगे के क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और फिर उसके आगे के, इसमें दूसरा कंसेप्ट आने वाला है इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगी और फिर उसके बाद हम सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।